लॉस एंजलिस 1985, सनशाइन और पाम ट्रीज का शहर। लेकिन उस समर में स्ट्रीट्स पर रूल कर रहा था खौफ। फैमिलीज अपने डोर्स लॉक करती थीं, प्रेयर्स करती थीं कि आज की रात बच जाए। नीबर्स धीरे धीरे विस्पर करते थे और नाइट सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। लोगों ने उसे कई नाम दिए, वॉक इन किलर, वैली इंट्रूडर, लेकिन जो नाम सबसे डरावना था वो था द नाइट स्टॉकर। ये कहानी है रिचर्ड रामीरेज की, उस आदमी की जिसने कैलिफोर्निया की पैराडाइज को एक हॉरर में बदल दिया। बिफोर वो नाइट स्टॉकर बना, बिफोर हेडलाइंस और ट्रायल, रिचर्ड रामीरेज सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उसका चाइल्डहुड नॉर्मल कभी नहीं रहा। 29 फरवरी 1960 एल पैसो, टेक्सास में रिकार्डो लेवा मुनियोस रामीरेज का जन्म हुआ। गरीब मैक्सिकन अमेरिकन फैमिली में 5 बच्चों में सबसे छोटा। उसका फादर जूलियन रेलवेज में काम करता था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और बहुत गुस्सैल नेचर। घर में हमेशा फियर का एनवायरनमेंट रहता था। चाइल्डहुड में रिचर्ड को बार बार सीजर्स आते थे, सिर पर चोट लगती थी। लेटर ऑन साइकोलॉजिस्ट्स ने माना कि ब्रेन इंजरीज ने उसके वायलेंट टेंडेंसीज को और बढ़ाया। लेकिन अंधेरा सिर्फ घर के अंदर से नहीं आया, वो आया उन लोगों से जिन्हें रिचर्ड आदर्श मानता था। 12 इयर्स की उम्र में रिचर्ड अपने कजिन मिगुएल को आइडलाइज करता था। मिगुएल वियतनाम वॉर से लौट कर आया था, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं था। वो रिचर्ड को फोटोज दिखाता, ऐसी औरतों की जिन्हें उसने टॉर्चर किया था। मिगुएल प्राउडली इन फोटोज को ट्रॉफीज की तरह दिखाता। एक दिन रिचर्ड ने अपनी आईज से देखा मिगुएल ने आर्गुमेंट के दौरान अपनी वाइफ को फेस पर गन शॉट मार दिया। उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। रिचर्ड छोटा था, लेकिन उसने डेथ को करीब से देख लिया। स्केर्ड होने की बजाय उसने उस वायलेंस को अब्सॉर्ब कर लिया। मिगुएल ने उसे सिर्फ हर्ट नहीं किया, उसने उसे सिखाया गन्स, ड्रग्स और ये बिलीव कि दूसरों पर कंट्रोल करना ही असली पावर है। टीनेज तक आते आते रिचर्ड पूरी तरह पाथ से भटक गया। वो ऑब्सेस्ड था सैटानिक सिंबल्स, डार्क म्यूजिक और वायलेंट पोर्नोग्राफी से। उसने हाई स्कूल छोड़ दिया, घरों में बर्गलरी शुरू कर दी। नाइट्स में सड़कों पर घूमता, लोगों को वॉच करता, उनका पीछा करता। कुछ टाइम उसने होटल में काम किया, वहीं उसका ऑब्सेशन और बढ़ा। एक इंसिडेंट में उसने होटल गेस्ट पर असॉल्ट करने की कोशिश की, कॉट इन द एक्ट, लेकिन केस ड्रॉप हो गया क्योंकि विक्टिम ने टेस्टिफाई करने से मना कर दिया। वंस अगेन रिचर्ड बच निकला और उसकी थर्स्ट फॉर वायलेंस और बढ़ गई। अर्ली 20s तक आते आते वो टेक्सास छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया, एक नया सिटी लॉस एंजलिस, एक ऐसी जगह जो कभी सच में सोती नहीं थी, लेकिन अब ये सिटी अंधेरे से डरना सीखने वाली थी। 1984 में रिचर्ड रामीरेज ने अपनी पहली मर्डर की। उसकी विक्टिम बनी 79 ईयर ओल्ड जेनी विनकाओ। अपने अपार्टमेंट में वो ब्रूटली अटैक की गई, कई बार स्टैबिंग, और उनका थ्रोट इतनी गहराई से स्लिट किया गया कि लगभग सिर अलग हो गया। ये क्राइम पुलिस को हिला देने वाला था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस नाइट रिचर्ड ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो उसे थ्रिल देता था। ब्रेकिंग इन, विक्टिम का डर और किलिंग का एक्ट। वंस उसने खून का स्वाद चख लिया, पीछे मुड़ना अब इम्पॉसिबल था। आने वाले मंथ्स में कैलिफोर्निया केओस में डूब गया। फैमिलीज ने खिड़कियां बंद की, डोर्स 2-2 बार चेक किए, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं था, क्योंकि रिचर्ड रामीरेज कोई ऑर्डिनरी किलर नहीं था। वो प्रेडेटर था और उसका हंटिंग ग्राउंड थी नाइट। द नाइट स्टॉकर आ चुका था। 1985 लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को दोनों सिटीज को एक ऐसे किलर ने पकड़ लिया था जो हर बार रात ढलते ही शिकार पर निकलता। पुलिस कंफ्यूज्ड थी, लोग टेरिफाइड थे और मीडिया ने उसे एक नया नाम दे दिया, द नाइट स्टॉकर। स्प्रिंग और समर 1985 में रिचर्ड रामीरेज ने अपने मोस्ट ब्रूटल क्राइम्स कमिट किए। मार्च 17, 1985
उसकी शिकार बनी 22 ईयर ओल्ड मरिया हर्नांडेज। रिचर्ड ने उनके घर में एंट्री ली। उसने गन निकाली और उस पर फायर कर दिया, लेकिन किस्मत से बुलेट उनकी कीज पर लगी और वो बच गईं। लेकिन उसी रात सिर्फ कुछ माइल्स दूर डेल ओकाजाकी नाम की 34 ईयर ओल्ड वुमन ने अपनी लाइफ खो दी। रिचर्ड ने उसे हेडशॉट मारा, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। यह पहला मोमेंट था जब पब्लिक में सुना देयर इज अ किलर ऑन द लूज, और ये तो बस शुरुआत थी। मोस्ट सीरियल किलर्स के पैटर्न्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ विक्टिम, सेम एरिया, सेम मेथड। लेकिन रिचर्ड अलग था। वो अनप्रिडिक्टेबली अटैक करता था। कभी यंग वुमेन, कभी एल्डरली कपल्स, कभी चिल्ड्रन। किसी भी घर में ब्रेक इन कर सकता था। मार्च 27 को उसने विंसेंट और मैक्सीन जाजरा नाम के कपल पर हमला किया। विंसेंट को इंस्टेंटली मार दिया, मैक्सीन को टॉर्चर किया और फिर उसे नाइफ से इतना ब्रूटल तरीके से मारा कि इन्वेस्टिगेटर्स भी हिल गए। मैक्सीन की बॉडी म्यूटिलेट की गई थी और सबसे डरावनी बात, उसके कॉर्प्स के पास सैटेनिक सिंबल्स पाए गए। अब ये सिर्फ एक किलर नहीं था, ये एक रिचुअलिस्टिक मॉन्स्टर बन चुका था। बाय मई 1985 कैलिफोर्निया डर से कांप रहा था। हर हाउस ओनर अपने विंडोज पर बार्स लगवा रहा था। सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे थे, फिर भी लोग सेफ फील नहीं कर रहे थे। रिचर्ड रात को रैंडम होम्स चूज करता। डोर्स या विंडोज ओपन हो तो बस एंट्री ले लेता। कई विक्टिम्स को उसने गनशॉट से मारा, कुछ को स्टैबिंग, कई वुमेन को उसने ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्ट किया और ऑलमोस्ट हर क्राइम सीन पर उसने एक सिग्नेचर छोड़ा, सैटेनिक साइंस। जुलाई 20, 1985 के नाइट उसने ग्लेनडेल में 2 विक्टिम्स पर हमला किया। फिर जुलाई 22 को एक और कपल को अटैक किया। अब तक मीडिया फ्रेंजी में था। हेडलाइन स्क्रीम कर रही थी, द नाइट स्टॉकर स्ट्राइक्स अगेन। रिचर्ड सिर्फ किल नहीं करता था, वो टेरर क्रिएट करता था। कई बार विक्टिम्स को वो अपने सैटेनिक बिलीफ्स के बारे में बोलता। स्वेयर टू सेटन, वो उन्हें कहता। अगर कोई रेजिस्ट करता तो उसे और ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करता। कई सर्वाइवर्स ने बाद में बताया कि उसकी आईज ब्लैक वॉइड जैसी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे अंदर इंसान बचा ही नहीं। मीडिया ने अब उसे एक सैटेनिक सीरियल किलर की तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। चर्चेस में लोग प्रेयर्स करने लगे। लॉस एंजलिस में ऐसा लगता था जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन चल रहा हो, लेकिन ये रियल था। पुलिस डिपार्टमेंट पर भी प्रेशर एक्सट्रीम लेवल का था। डिटेक्टिव्स दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन कोई क्लियर पैटर्न नहीं मिल रहा था। विक्टिम्स रैंडम थे, वेपन्स अलग अलग, क्राइम सीन स्कैटर्ड। और रिचर्ड ग्लव्स पहनता था, फिंगरप्रिंट्स रेयरली छोड़ता। इन्वेस्टिगेटर्स को एक चीज कनेक्ट करती थी, फुटप्रिंट्स। साइज 11.5 का एक रेयर एविया स्नीकर प्रिंट कई क्राइम सीन्स पर मिला। अब पुलिस जानती थी कि वे एक ही किलर के पीछे हैं, लेकिन लॉस एंजलिस इतना बड़ा था और रिचर्ड इतना अनप्रिडिक्टेबल कि उससे पकड़ना नियर इम्पॉसिबल लग रहा था। मीडिया की वजह से पैनिक और भी बढ़ गया। न्यूज़पेपर्स और टीवी हर जगह नाइट स्टॉकर की स्टोरीज चला रहे थे। लोग गन स्टोर्स में लाइन लगा रहे थे। डॉग्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स की सेल्स बढ़ गईं। फैमिलीज नेबर्स के साथ नाइट वॉच बना रही थी। लेकिन रिचर्ड इस फियर को एंजॉय करता था। वो नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स पढ़ता, अपनी हेडलाइंस देखता और थ्रिल फील करता। एक प्रेडेटर जो सिर्फ किल नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे कैलिफोर्निया को साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा था। समर 1985, लॉस एंजलिस अब एक प्रिजन जैसा बन चुका था। कोई भी सेफ नहीं था। ओल्ड, यंग, रिच, पुअर, एवरीवन वाज अ टारगेट। लेकिन जितना वो बोल्ड हो रहा था, उतना ही वो अपने डाउनफॉल के करीब पहुंच रहा था। रिचर्ड की सबसे बड़ी ताकत थी उसका रैंडमनेस। कोई पैटर्न नहीं, कोई लॉजिक नहीं। यही वजह थी कि डिटेक्टिव्स कंफ्यूज थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी एरोगेंस मिस्टेक्स में बदलने लगी। अगस्त 1985 में उसने मिशन विएहो में एक कपल पर हमला किया।
क्राइम सीन पर पुलिस को फिंगरप्रिंट्स और वही एविया स्नीकर प्रिंट फिर मिला, लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेटर्स लकी थे। रमीरेज ने एक चोरी की कार यूज की थी। कार अबैंडन करने से पहले उसने प्रॉपर्ली वाइप नहीं किया। फोरेंसिक्स टीम को कार से एक लेटेंट फिंगरप्रिंट मिला और जब डेटाबेस चेक किया गया, नाम सामने आया, रिचर्ड रमीरेज। फाइनली द नाइट स्टॉकर की पहचान हो चुकी थी। अगस्त 29, 1985 मीडिया और पुलिस ने एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रिचर्ड रमीरेज की मग शॉट न्यूज़पेपर्स और टीवी पर दिखा दी गई। हेडलाइन साफ थी, द नाइट स्टॉकर आइडेंटिफाइड। अब लॉस एंजेलिस सिर्फ टेरिफाइड नहीं था, बल्कि रेडी था। लोगों ने उसके फेस को मेमोराइज कर लिया। पोस्टर्स और फ्लायर्स हर जगह चिपकाए गए। रमीरेज को पता नहीं था कि उसकी आइडेंटिटी अब सीक्रेट नहीं रही। अगस्त 29, 1985 मीडिया और पुलिस ने कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रिचर्ड रमीरेज की मग शॉट न्यूज़पेपर्स और टीवी पर दिखा दी गई। हेडलाइन साफ थी, द नाइट स्टॉकर आइडेंटिफाइड। अब लॉस एंजेलिस सिर्फ टेरिफाइड नहीं था, बल्कि रेडी था। लोगों ने उसके फेस को मेमोराइज कर लिया। पोस्टर्स और फ्लायर्स हर जगह चिपकाए गए। रमीरेज को पता नहीं था कि उसकी आइडेंटिटी अब सीक्रेट नहीं रही। अगस्त 30 की रात रिचर्ड एरिज़ोना गया। अगली सुबह जब वो लॉस एंजेलिस लौटा, उसने न्यूज़ स्टैंड्स पर अपनी फोटो देखी। पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि ही वॉज एक्सपोज्ड। वो पैनिक में आ गया। लॉस एंजेलिस की स्ट्रीट्स पर घूमते हुए उसने लोगों को घूरा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। हर कोई उसे पहचान चुका था। गैस स्टेशन पर कुछ लोगों ने उसे स्पॉट किया। जब तक पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता, रमीरेज भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार पूरा कम्युनिटी उसके पीछे था। अगस्त 31, 1985 हेडलाइंस थी, नाइट स्टॉकर कॉट। पूरा लॉस एंजेलिस और सैन फ्रांसिस्को ने एक कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ लिया। पीपल फाइनली अपने डोर्स ओपन कर सके। स्ट्रीट्स पर फिर से जिंदगी लौट आई। लेकिन क्वेश्चंस अभी बाकी थे। कितने मर्डर्स उसने कमिट किए थे और क्या जस्टिस अब होगा? रिचर्ड रमीरेज अब जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। कोर्टरूम्स अब उसका नया स्टेज बनने वाले थे और वहां उसने फिर साबित किया कि वो सिर्फ किलर नहीं, बल्कि एक इविल शोमैन था। सितंबर 1985 रिचर्ड रमीरेज अब जेल की सलाखों के पीछे था। लॉस एंजेलिस ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब शुरू होने वाला था एक और तमाशा, उसका ट्रायल। और ये ट्रायल किसी भी नॉर्मल कोर्टरूम बैटल जैसा नहीं था। ये एक ऐसा मंच था जहां रिचर्ड रमीरेज ने फिर से लोगों को डराने और शॉक करने की कोशिश की। पहली बार जब रिचर्ड कोर्ट में लाया गया, रिपोर्टर्स और स्पेक्टेटर्स टर्न रह गए। काली लंबे बाल, ठंडी नजरें और हाथ पर बना हुआ पेंटाग्राम सिंबल। उसने कैमरा की तरफ हाथ उठाया और कहा, हेल सेटन। पूरा कोर्टरूम गास्प कर उठा। ये वही आदमी था जिसने मंथ्स तक लोगों को टेरराइज किया था और अब भी वो फियर को एंजॉय कर रहा था। रिचर्ड रमीरेज का ट्रायल यूएस हिस्ट्री के सबसे लंबे और महंगे ट्रायल्स में से एक था। 1988 में शुरू होकर ये लगभग 4 साल चला। प्रोसिक्यूशन ने ब्रूटल मर्डर्स की पूरी टाइमलाइन कोर्ट के सामने रखी। आई विटनेसेस ने गवाही दी। सर्वाइवर्स ने बताया कैसे उसने उन्हें टॉर्चर किया। स्वेयर टू सेटन कहा। फिजिकल एविडेंस क्लियर था, फिंगरप्रिंट्स, बैलिस्टिक टेस्ट्स और वही एरिया स्नीकर प्रिंट्स। डिफेंस टीम ने कोशिश की उसे मेंटली अनस्टेबल दिखाने की, लेकिन ज्यूरी के लिए प्रूफ ओवरवेलमिंग था। ये थी कहानी रिचर्ड रमीरेज की, द नाइट स्टॉकर। आप सुन रहे थे बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट। अगर आपको ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार हम लेकर आएंगे एक और डार्क और चिलिंग कहानी। तब तक याद रखिए, डार्कनेस हमेशा आपके करीब है।